तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शांत लर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा होंगे। फ्रेंड्स, मैंने बहुत लंबे समय के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोर का पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत व्यस्त हो गया था। आप ही लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो आप भी मेरे लिए मेहनत कर दीजिए और हाँ, ये सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ आपका जाने वाला तो है नहीं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आप जो हमारे चैनल पर नया है उसको भी पता नहीं होगा, ये पार्ट 3 है हमारे चैप्टर का। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही तरीक़ों से हमारे लिए हानिकारक होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। सम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं, मतलब जिनकी वजह से हमें डिजीज़ होती है, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये कहीं पे भी, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप कहीं रहेंगे तो ये बहुत बार बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो पैथोजेंस वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, मतलब जो जिनकी वजह से डिजीज़ होती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, जैसे खाना बर्बाद कर देता है। जैसे ब्रेड था ना हम लोग का, तो ब्रेड के ऊपर फंगई लग जाती थी, तो फूड स्पॉइल कर देते हैं। फिर क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब हम आगे उनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके आगे पढ़ते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ। जो पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वह हमारे शरीर में जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। जो वाटर हम लोग, मतलब जो पानी हम लोग पीते हैं और जो खाना हम लोग खाते हैं उसके द्वारा भी। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। अब जैसे आपने सुना होगा, अगर किसी को आज वो कफ हुआ होगा या फीवर हुआ होगा तो लोग क्यों कह रहे हैं कि कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, क्योंकि जो वायरस है, वायरस भी तो एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जो वायरस है वो एक आदमी से दूसरे आदमी में आ जा रहा है, इसलिए हमें बोला जाता है कि हमें कोविड इन्फेक्टेड पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए। अब माइक्रोबियल डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे डिजीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जा सकता है। हवा, पानी और खाना, इन सब के द्वारा जा सकता है, तो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। जो इन ऐसे डिजीज़ के एग्जांपल हैं वह हैं कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, अब हम आगे देखते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, जब कोई पर्सन
कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है, जब वो छींकता है तो उसके उसके अंदर से टीनी ड्रॉपलेट्स मतलब छोटे छोटे बूंद निकलते हैं, लेकिन जो वो छोटा बूंद होता है ना, उसमें लगभग 1,000 वायरस होते हैं जो कि इस एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। अब वह किसी हेल्दी पर्सन में घुस जाते हैं और उस हेल्दी पर्सन को भी कफ हो एंड कोल्ड हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ बूझो कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका स्प्रेड हम कैसे कम करें। तो यहाँ पहले उसको बता रही है, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person. हमें जब भी छींक आए या जब भी हम खांसे तो हमें एक हैंकरचीफ या रुमाल रख लेना चाहिए हाथ में, जिसकी वजह से इन्फेक्टेड पर्सन से एक बहुत अच्छा डिस्टेंस मेंटेन रहे। There are some insects and animals which acts as carrier of disease. अब इस पूरे दुनिया ब्रह्मांड में कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, और वो भी माइक्रोब्स कॉज करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। जो हाउस फ्लाई होता है वह वैसा ही एक कैरियर होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सरेटा। जो फ्लाइज होती हैं वह गार्बेज के ऊपर बैठती हैं, फिर एनिमल्स अगर मरे हुए होते हैं तो उनके फॉसिल्स पे बैठती हैं। फॉसिल्स मतलब उनके हड्डियों पे बैठती हैं, मतलब बहुत ही गलत गंदी गंदी चीज़ों पे बैठती हैं ये सब। तो हम देखते हैं आगे। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी। जो पैथोजेंस होते हैं वो उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, वो उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। हुएवर, और जब ये फ्लाइज होती हैं वो अनकवर्ड बॉडीज पे बैठती हैं, अनकवर्ड बॉडीज पे बैठती हैं मतलब खाने बिना ढके हुए खाने पे, तो जो उनके पैर में लगे हुए पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो खाने पे लग जाते हैं और उसी खाने को हम लोग खाते हैं। अब एक ऐसा ही कैरियर होता है फ्लाइज को छोड़ दे तो एनाफोलस मॉस्कीटो। अब एनाफोलस मॉस्कीटो फीमेल मॉस्कीटो होती है। अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, कभी भी कोई मेल मॉस्कीटो नहीं आपको काटता है, हमेशा आपको एक फीमेल मॉस्कीटो ही काटता है। ये फैक्ट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तब तक हम आगे पढ़ते हैं। फीमेल मॉस्कीटो, जो एनाफोलस मॉस्कीटो होती है वह मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती है। फीमेल एडिस मॉस्कीटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो फीमेल एडिस मॉस्कीटो होती है वह डेंगू वायरस को कैरी करती है। हाउ कैन वी कंट्रोल स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो यहाँ पहले बता रहा है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। और तो मैं इसको लिए बता दूं कि जो पानी होता है वह जब स्प्रेड हो जाता है तो उसमें बहुत तरीक़ों के मच्छर आते हैं, बहुत तरीक़ों के मच्छर आ जाते हैं जो कि जिसमें जो कि मलेरिया और डेंगू कंटेन करते हैं, और अगर वो हमें काट लेंगे तो हमें मलेरिया और डेंगू जैसे सीरियस डिजीजेस हो सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर। ये तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये पढ़ाने के लिए बहुत परेशान था मैं आपको। ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे याद कीजिए, ये मेन है। ये ऐसे पूछेगा, मैं बताता हूँ। अगर ये फिल इन द ब्लैंक से पूछेगा तो अगर हम हेपेटाइटिस का देखें तो हाउ इज़ हेपेटाइटिस कॉज्ड, या ऐसे हाँ, हाउ इज़ हेपेटाइटिस कॉज्ड वायरस। क्वेश्चन आंसर में ऐसे पूछ सकता है, हाउ इज़ हेपेटाइटिस बाय विच और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज हेपेटाइटिस कॉज्ड वायरस। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप
10 मिनट लगेगा, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत मेन है। सम ऑफ अदर कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1, जो कि आप पढ़ लीजिएगा। हो गया, आगे पढ़ते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एनिमल में, अब हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। Several microorganisms are not only cause diseases in human and plant but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous disease, dangerous human and cattle disease caused by bacterium. जो एंथ्रेक्स होता है वह बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन के लिए भी और कैटल के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया से कॉज करता है। और फुट और माउथ जो होते हैं उस कैटल में जानवरों के, वह वायरस से पूरे जकड़ा जाते हैं और वो मतलब ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange apple and others. जो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया, और बहुत से प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो डिजीज़ रिड्यूस द याइल्ड ऑफ क्रॉप। जो यह सब डिजीज़ होते हैं ये याइल्ड ऑफ क्रॉप को रिड्यूस करते हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज़। टेबल 2.2 देखिए, कुछ प्लांट डिजीज़ को देखने के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हाँ ये है सिट्रस कैंकर है, मुझे कैंसर लगा। सिट्रस कैंकर है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। और क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी ब्रेथ करते हैं, इसलिए एयर के थ्रू इनके भी मुंह में जा सकता है। रस्ट ऑफ व्हीट में होता है फंगई की वजह से। और फिर आ गया येलो वैन ऑफ मोसैक ऑफ भिंडी या ओकड़ा, हम तो भिंडी ही बोलते हैं, ओकड़ा पता नहीं क्या होता है। तो ये वायरस के थ्रू होता है। अब यहाँ दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। अब बहुत से आज की टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो हो चुकी है और बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये हमारे जा सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, अब हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब आप जब आप टेलीविज़न देख रहे होंगे, आपके घर में टेलीविज़न होगा, इस सही बात है, नहीं भी होगा तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो उसमें एक ऐड आता है कि कॉकरोच से फूड पॉइजनिंग होती है, तो कॉकरोच भगाइए, लाल हिट, काला हिट एक्सेट्रा। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है तो पढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होती है आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। Bujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. जो बूझो था वो अपने दोस्त के पार्टी में गया और मतलब वहाँ पे उसने बहुत खाया, इतना खाया कि पता नहीं कितना खाया। On reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. अब जब वो घर पहुँचा तो उसको उल्टियाँ होनी शुरू हो गई और उसे जब हॉस्पिटल ले गया तो जो डॉक्टर था उसने कहा कि इसकी ये कंडीशन फूड पॉइजनिंग के द्वारा हुई है, मतलब इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है सिंपल शब्दों में। तो अब यहाँ बूझो पूछ रही है, पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। पहली सोच रहे कि एक जो फूड होता है वह पॉइजन कैसे बन सकता है। तो ज़रूर बन सकता है, पढ़ते हैं हम। फूड पॉइजनिंग could be due to consumption of food spoiled by some microorganisms. जो फूड पॉइजनिंग होती है वो कंजप्शन ऑफ फूड से होती है
अब जो कुछ फूड होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फूड पे कुछ कभी कभी मतलब पैदा हो जाते हैं, वह टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने लगते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो सकती है और सीरियस इलनेस भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रेजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो हमें फूड के प्रेजर्वेशन के बारे में पढ़ना चाहिए, मतलब फूड का प्रेजर्वेशन करना चाहिए जिसकी वजह से हम फूड पॉइजनिंग से बच सकें। तो हमारा अगला ही टॉपिक है फूड पॉइजनिंग, तो हम इसको पढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रेजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो मेथड्स पढ़ा था जो कि फूड ग्रेन्स और को स्टोर और प्रेजर्व करने के काम आता है। मैंने वह वीडियो अपलोड कर रखी है, मैंने चैप्टर 1 पूरा पढ़ा रखा है, जाके देखो उस चैप्टर को प्लीज़। तो आगे हम देख लेते हैं। You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus, पता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है। स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड कलर। जो स्पॉइल्ड फूड होता है वह बहुत ही गंदी स्मेल प्रोड्यूस करता है और बहुत ही उसका टेस्ट होता है। अब इस स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड केमिकल रिएक्शन है? पहेली वॉट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। मतलब पहेली आम तो ले आई लेकिन उसने उसे खा नहीं पाया कुछ रीज़न से। लेटर सी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। अब उसने देखा कि वो जो मैंगोज थे वह मतलब ख़राब हो गए हैं एंड सड़ गए हैं। लेकिन उसे याद ये बात पता है कि जब उसकी जो दादी होती हैं वह जब अचार बनाती हैं आम का तो वह बहुत समय तक ख़राब नहीं होता है। तो वो अब कंफ्यूज हो गई कि क्यों ऐसा क्यों होता है। तो ये सब तेल विनेगर इसकी वजह से होता है। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। अब हम कॉमन मेथड्स पढ़ेंगे फूड को प्रिजर्व करने के लिए। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए ये सब पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा एक केमिकल मेथड, salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of the microorganism। जो सॉल्ट होते हैं और एडिबल ऑयल होते हैं वो मतलब नमक हो गया, तेल हो गया, ये सब ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चेक करने या रोकने के लिए यूज़ की जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रेजर्वेटिव्स और इन्हें प्रेजर्वेटिव्स कहा जाता है। अब हम सॉल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव्स को पिकल में डाल देते हैं ताकि जो माइक्रोब्स होते हैं वह अटैक ना कर सकें। सोडियम बेनोजेट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट आर कॉमन प्रेजर्वेटिव। अब नाम आपने सुना होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फाइड आर कॉमन प्रेजर्वेटिव्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्पॉसेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं प्रेजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रेजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। अब आप मीट एंड फिश तो खाते होंगे, नहीं भी खाते होंगे तो पढ़ लीजिए कि पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हम मीट और फिश को बहुत दिनों के लिए बचाए रखता है। अब जो मीट और फिश होते हैं, जैसे कभी कभी जो मीट और फिश होते हैं वो दुकानदार बेच नहीं पाते हैं, तो वो पता है क्या करते हैं, उसको ना पूरा नमक से कवर कर देते हैं पूरा, और फिर जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया होता है वो रुक जाता है।
सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टेरामाइट एक्सेट्रा। अब जो सॉल्टिंग होता है वो आंवला, रॉज मैंगो और टेरामाइट मतलब इमली को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ ही आ गया ही होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, नहीं प्रेजर्वेशन बाय शुगर, आई एम रियली सॉरी। तो जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रेजर्व्ड बाय शुगर। जो जैम्स होते हैं, जेलीज होते हैं और स्क्वैशेस होते हैं वो सब शुगर से बचाया जाता है। अब शुगर जो होता है वो जो मॉइस्चर होता है बैक्टीरिया का जो कि फूड को स्पॉइल करता है उससे रोक देता है। तो मैंने ये आपको समझा दिया प्रेजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब हम ऑयल और विनेगर से प्रेजर्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं इसको आपको इसमें से पढ़ के नहीं बताने वाला, मैं इसको अपने से बताऊंगा। तो जो ऑयल और विनेगर होता है वह स्पॉइलर्स ऑफ जो पिकल होता है मतलब अचार होता है, तो ना जो बैक्टीरिया होता है वह उसमें नहीं रह सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा तेल, इतना ज़्यादा विनेगर, इसलिए उसमें बैक्टीरिया नहीं रह सकता। तो ना इसलिए इससे तेल और विनेगर डाला जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें ना घुस सके। तो जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व बाय दिस मेथड। अब जो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गए, मीट हो गया, यह सब भी इस मेथड से प्रिजर्व किए जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज। आपने देखा होगा कि मतलब आपके घर में अगर दूध वाला आता होगा तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी तुरंत उस दूध को बॉईल करती हैं ताकि वो फटे ना। अब वो जो बॉइलिंग होता है वो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और हम अपना फूड रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कम टेम्परेचर होता है वह ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को मतलब बंद कर देता है। तो यहाँ पूछो बोल रहे हैं इसको तो अभी फूड पॉइजनिंग हुई थी, आ गया, चलो ठीक हो गया लगता है। तो हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। वाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। अब ये अमूल का दूध हो गया या ये पता नहीं कौन कौन सा पारस दूध, ये सब स्पॉइल क्यों नहीं होता है, मतलब ये क्यों क्यों ये सब ख़राब नहीं होता है। तो इसकी मम्मी से बताती हैं कि वह जो मिल्क होता है वह पेस्टोराइज्ड मिल्क होता है। तो अब यह जानना चाह रहा है कि पेस्टोराइजेशन क्या होता है। तो पेस्टराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। जो पेस्टराइज्ड मिल्क होता है वह बॉइलिंग के बिना भी कंज्यूम किया जा सकता है क्योंकि यह माइक्रोब्स फ्री हो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड दैट सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। अब जो मिल्क होता है वह 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड तक बॉईल किया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है तुरंत। अब स्टोरेज नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 1 का पार्ट 3 नहीं सारे पार्ट्स को देखो, तुमको मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा, जाके देखो। अब हम इसके साथ आगे बढ़ता है। बाई डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और इसकी वजह से जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स होते हैं वह मतलब नहीं पैदा हो पाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पैस्चर। इट इज़ कॉल्ड पेस्टराइजेशन। ये जो प्रोसेस है पेस्टराइजेशन, ये लुइस पैस्चर की वजह से डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका नाम पेस्टराइजेशन रख दिया। लुइस पैस्चर ने बनाया पेस्टराइजेशन। तो आगे हम पढ़ते हैं ये नाम आप याद रखिएगा, लुइस पैस्चर। आप ये पेस्चराइजेशन कहीं भी देखिएगा पैस्चर याद कर लेगा, पैस्चर याद करेंगे तो लुइस पैस्चर खुद याद हो जाएगा। तो आगे पढ़ता है स्टोरेज एंड पैकिंग। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर ऑल्सो सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अब आज के दिनों में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो सील्ड एयर टाइट पैकेट्स में बेचे जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए। तो हम आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन।
अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने आपको बताया था कि जो पौधों के नोड्यूल्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। तो ये इन्वॉल्व होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, ठीक है। और ये नोड्यूल्स में होता है लेगुमिनियस प्लांट्स के, जैसे कि दाल पल्सेस हो गई। तो रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स सच एज बीन्स एंड पीज विथ विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब याद कीजिए कि यह जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यह रूट्स नोड्यूल्स में लीव करता है, रूट के बीन्स और मटर के पौधों के, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। बट समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। अब लाइटनिंग की वजह से कभी कभी जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स हो जाता है, बट यू नो दैट दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल के लिए एक सेपरेट वीडियो दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बस सब्सक्राइब का बटन छू देंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला। तो फ्रेंड्स प्लीज़, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। थैंक यू। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए।